किस्मत का खेल है या फिर कर्मों का कि इंसान वही है, पर एक तो सितारे हासिल कर लेता है, एक को घर भी नसीब नहीं होता। नमस्कार, मैं अनिल अग्रवाल आपके सवाल कार्यक्रम से आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ है देश के मशहूर सोशल हीलर अरविंद कुमार कुहार जी। अरविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर योर प्रोग्राम। मैंने आपका छोटा सा परिचय दिया, आप क्या हैं आप संक्षेप में बताएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। हाँ जी, मैं बेसिकली एक आईटी प्रोफेशनल हूँ। बचपन से वही जो ढर्रे वाली जिंदगी होती है कि आपने 10वीं करी, 12वीं में आपने जद्दोजहद करी कि आपको क्या लेना है। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग करी, आई वाज अ गोल्ड मेडलिस्ट इन माय इंजीनियरिंग। उसके बाद मैंने पीजीडीबीए करी फाइनेंस एंड ऑपरेशंस में। आईटी कंपनीज में काम करता रहा हूँ पिछले 16 साल से। पर एक छोटी सी चीज हमेशा बैकग्राउंड में रही थी, जहाँ पे मैं नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करता था और वो प्रिडिक्शंस करेक्ट हो जाती थी, क्योंकि नॉर्मली हम क्रिकेट मैच वाली कंट्री है, तो मैं हमेशा प्रिडिक्शन करता था कौन जीतेगा कौन हारेगा। और धीरे धीरे मैंने पॉलिश किया अपने स्किल्स को कि कुछ एबिलिटीज भगवान आपको दे के भेजते हैं, पर कुछ एबिलिटीज पे आपको खुद काम करना होता है। तो न्यूमरोलॉजी कहिए, एस्ट्रोलॉजी कहिए, ज्योतिष कहिए, अंक ज्योतिष, या फिर आप बात करिए टैरो कार्ड्स की, एंजल्स की, या एक्सेस बार्स की, या अमेरिका की बातें करें, पास्ट लाइफ रिग्रेशन की, डॉक्टर ब्रायन वीस की बात करें, कॉलेज ब्रेन रेट की, टॉकिंग टू सोल्स, आत्माओं से बात करो, या साईं बाबा की बात करो, या कृष्ण की बात करो। कोई भी एनर्जी है मेरे हिसाब से हम सब में वो एनर्जी रेजोनेट करती है, पर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने हार्ड वर्क और फ्री विल से उन चीजों को पॉलिश किया जाए, उनको परफेक्शन की तरफ अरविंद जी, ले। आपने इतने सारे नाम लिए, हाँ इनका जी, मीनिंग एस्ट्रोलॉजी है सारे सबके सबका का या सबके अलग अलग मीनिंग निकलते हैं? सबके अलग अलग मीनिंग है। जैसे कि एस्ट्रोलॉजी एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी होती है जो हमारे देश में काफी टाइम से प्रचलित है। उसके बारे में नॉर्मली सब लोगों को पता है कि हमारी 12 राशियां हैं, हमारे 9 प्लैनेट्स हैं, उनकी प्लेसमेंट के हिसाब से हमारा बर्थ चार्ट बनता है, जो नॉर्मली हर घर में होता है इंडिया में, और बाहर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है। पर न्यूमरोलॉजी एक थोड़ी डिफरेंट साइंस है, जो चाइना में बेसिकली ओरिजिन हुआ था इसका। ये भी वैदिक पद्धति है, पर धीरे धीरे आगे बढ़ी। न्यूमरोलॉजी में आप अंक ज्योतिष मानते हो, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ चाहिए होती है इसमें, और डेट ऑफ बर्थ के द्वारा आप वही प्लैनेट्स वाली कैटेगरी में जाते हो कि कौन सा प्लैनेट सही है कौन सा गलत है। दूसरा मैंने नाम दिया टैरो एंड ओरेकल कार्ड्स का। ये स्थापना हुई थी मिस्र में। जब आप मिस्र के पिरामिड्स देखते हो, या वहां के राजा महाराजाओं के बुत देखते हो, ममीज देखते हो, तो वहां पे एक टैरो कार्ड रीडर्स होते थे जो राजाओं को गाइड करते थे डिफरेंट पिक्चर्स के थ्रू। क्योंकि हमारा दिमाग जो होता है पिक्टोरिकली ज्यादा समझता है। बच्चे को अगर पिक्चर सुनाई जाएगी, उसको एक स्टोरी सुनाई जाएगी, तो वो उसके दिमाग पे लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रिंट होगा। तो वो टैरो कार्ड्स हैं। अगर हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन की बात करें तो बात जरूर होगी डॉक्टर ब्रायन वीस की, जिन्होंने एक बहुत वेल नोन किताब लिखी थी, मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स, जिसमें एक वो साइकोलॉजिस्ट थे, और उनके पास एक उनकी पेशेंट आई थी जिसका नाम कैथरीन था, और धीरे धीरे कैथरीन कैसे अपनी पास्ट लाइफ में गई और वो हील होती चली गई। अब अगर हम बात करें एक्सेस बार्स की, तो गैरी डगलस और डीन हील का नाम प्रचलित है अमेरिका में। अब वो लोग बात करते हैं कि हम यूनिवर्स को सवाल भेज सकते हैं, जैसे कि मैंने सवाल किया, हाँ व्हाट एन इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये एक सवाल। अब यूनिवर्स पूरा ब्रह्मांड इस चीज में लग जाता है, इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू को कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जाए अरविंद के लिए। उसी तरह डिफरेंट चीजें हैं। जैसे कृष्ण की बात करें, साईं बाबा की बात करें, अलग अलग योगी और ब्रह्म ऋषि हैं हमारे देश में। जैसे मैं देवरा बाबा का बहुत सम्मान करता हूं, जो कांग्रेस से अगर बात करें इंदिरा गांधी या फिर राजीव गांधी के टाइम की, तो उस समय देवरा बाबा का आश्रम बहुत प्रचलित था, जो वृंदावन में यमुना के तट पर है। मैं वहां गया हूं और मैंने वहां पे मेडिटेशन करी है और उन लोगों से कनेक्ट किया है, ब्रह्म ऋषि से। तो मैंने ये देखा कि टूल्स हैं न्यूमरोलॉजी, टैरो, एस्ट्रोलॉजी, लेकिन वो हीलिंग्स नहीं है, वो प्रिडिक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव साइंसेस हैं। इन सब उद्देश्य क्या है मैनकाइंड के लिए, इसका क्या उद्देश्य हो सकता है ये सब चीजों का? इन सब चीजों का हीलिंग में क्या उद्देश्य हो सकता है? मतलब इन चीजों से मैनकाइंड को फायदा क्या है? हाँ, इनसे फायदा ये है कि देखो, मैं तो ये देखता हूं कि अगर साइंस का स्टूडेंट रहने की वजह से मुझे ये लगता है कि साइंटिफिकली अगर हमारे शरीर को देखा जाए तो हमारे शरीर में साउंड है, और डिफरेंट साउंड एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स से हमारा शरीर बना है। तो हमारी एक रिदम होती है, रिदम और रेजोनेंस, और हमारे आसपास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है।
जब हम बच्चे को देखते हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, उसकी लर्निंग कैपेसिटीज बहुत जबरदस्त होती है, तो मैं बार बार ये सोचता था कि बड़े होने के बाद हमारी वो लर्निंग एबिलिटी डिमिनिश क्यों हो जाती है, हम Yes. आगे क्यों नहीं बढ़ते, हम बार बार पीछे क्यों खींचते हैं। तो देखा कि हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो ओरा बोलते हैं जिसको, या फिर तेज बोलते हैं जो हमारे शरीर का होता है, उसकी डिफरेंट डिफरेंट रेंज होती है, उसमें कंटेमिनेशन अगर आ जाता है तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो अल्टीमेटली इसका मेन एम मटेरियलिस्टिक भी है, स्पिरिचुअल भी है। मटेरियलिस्टिक सिर्फ 3 चीजें हैं जो हमें इफेक्ट करती हैं, एक है हमारी हेल्थ, एक है वेल्थ, एक है रिलेशनशिप। अगर ये तीनों परफेक्ट है तो हम भगवान के मंदिर में खास जाएंगे नहीं। और उसके अलावा स्पिरिचुअल रेल्म्स जो हमको इफेक्ट करते हैं, अगर मटेरियलिस्टिकली आप बहुत हेल्दी हैं, बहुत संतुष्ट हैं, तो आप तुष्टि को ढूंढने के लिए आप इनके पास जाएंगे या इन जैसे बहुत सारी सोल्स के पास जाएंगे। तो यात्रा तो मटेरियलिस्टिक वेल्थ से लेकर, संतुष्टि से लेकर तुष्टि की यात्रा है, नॉलेज से लेकर विजडम की यात्रा है, ज्ञान से ब्रह्म ज्ञान की यात्रा है, और बॉडी से सोल तक की यात्रा है। यही सब ये हीलिंग साइंसेस का मेन उद्देश्य है, और इसी से हम लोग ठीक होते हैं। अच्छा, हम पूर्व में अगर देखते हैं, अपने इतिहास को लेकर देखते हैं, तो इन चीजों का कहीं कोई समावेश जिक्र नहीं आता, उसका क्या कारण है? क्योंकि ये गुप्त विद्याएं होती हैं। हम्म, अब अगर कोई राजा किसी हम्म, युग में किसी एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर रहे थे, या अपने किसी गुरु से कंसल्ट कर रहे थे, तो गुरु ने भी उनको सिर्फ रिजल्ट्स दिए थे, प्रोसेस नहीं समझाया था। हम्म, प्रोसेस गुरु को पता था, पर अगर उन्होंने धर्म ग्रंथों में लिखा था तो वो धर्म ग्रंथ विलुप्त हो गए। क्योंकि अगर हम सिर्फ भारत की बात करें तो हमारा योगियों का देश है, लेकिन बीच में मुगल आ गए, मुगलों के बाद अंग्रेज आ गए, अंग्रेजों के बाद फिर छोटे छोटे राजा रजवाड़े बट गए, उसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंट इंडिया आ गया, उसके बाद वी वेंट टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च। इन बिटवीन ये पूरी हिस्ट्री थी जो स्पिरिचुअलिज्म, जो इंडिया का बेस था। नालंदा को अगर लूट किया मुगलों ने, तो नालंदा के धर्म ग्रंथों को भी जला दिया गया, और उन ग्रंथों में सीक्रेट इंफॉर्मेशन थी। लेकिन ज्ञान को कभी भी बांधा नहीं जा सकता, ज्ञान को कभी लूटा नहीं जा सकता। ज्ञान चिरातन सत्य है, और वो किसी ना किसी रूप में कहीं ना कहीं से वापस आ जाएगा, और समय वापस आने का है। कोविड के टाइम पे लोग इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, लोग अपने ऊपर काम कर रहे हैं, लोगों की नौकरियां जा रही है, उनके पास समय है, वो अपने परिवार का टेक केयर करने की कोशिश करते हैं, अपने सेल्फ में खुश रहने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे समय पे ये इन्फॉर्मेशन बाय डिफॉल्ट आपके अंदर से आएगी। क्योंकि सर देखो, नॉलेज तो हर किसी को है, आपको भी पता है झूठ नहीं बोलना चाहिए, आपको भी पता है कि किसी का हक नहीं मानना चाहिए, आपको पता है किसी को प्रताड़ना नहीं देनी चाहिए, लेकिन जब उस सिचुएशन में होते हैं तो विवेक खो जाता है। नहीं, यही काम, आदमी को अपना भविष्य जानने का अधिकार है या नहीं है? भविष्य जानने का अधिकार, वो अधिकारी जन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो भविष्य जानकर उसको एज हिज और हर सेल्फ ग्रोथ अगर अप्लाई करता है तो जरूर है। और दूसरा, अगर उसको भविष्य जानने का अधिकार है और उसके पास पूरी नॉलेज है जिसको विजडम में कन्वर्ट करना चाहता है, तो जरूर मिलेगा। और दूसरा, आई ऑलवेज थिंक एंड रादर आई फील, टीचर अराइज व्हेन यू आर रेडी फॉर द नॉलेज। उसको सही इंसान मिलेगा ही तब जब वो पूरी मेहनत कर चुका होगा और वो चाहेगा कि दरवाजा खुल जाए। और वो दरवाजा कुछ मिनट के लिए खुलेगा, वो एंटर करेगा, सारी इंफॉर्मेशन ग्रैब करके आएगा, और वापस एक परिवर्तित इंडिविजुअल की तरह जो उस इंफॉर्मेशन का सही इस्तेमाल कर पाएगा बाहर आ जाएगा। नहीं, आपके पास जो भी क्लाइंट आएंगे वो हाँ, अचीवमेंट्स के लिए आते होंगे, सफलता प्राप्त करने के लिए। तो वो किस तरह की, मॉनेटरी सफलता या आध्यात्मिक सफलता, किस तरह की सफलता पाने के लिए आपके पास क्लाइंट्स आते हैं? सर मेरे पास आध्यात्मिक सफलता पाने के लिए शायद 0.01% लोग आते हैं। मैक्सिमम लोग रियलिस्टिक वेल्थ के लिए आते हैं, कि या तो उनको हेल्थ का इशू है, हेल्थ के लिए भी कम ही लोग आते हैं, क्योंकि यू कंसल्ट डॉक्टर्स फॉर दैट एंड यू शुड। और दूसरा, मेनली प्रॉब्लम्स आती हैं रिलेशनशिप्स की, जहां लोग अपने डे टू डे एक्टिविटीज में रिश्तों को नहीं संभाल पा रहे हैं, और रिश्तों को जब संभालते नहीं है तो डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन होता है तो एनर्जी स्टक होती है, और फिर अल्टीमेटली हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। तो अगर आप एक तार खींचेंगे तो सारी तारें सुलझनी स्टार्ट हो जाएंगी, और इसी को लोग मैजिक समझते हैं, पर ये साइंस है, ये बहुत गूढ़ साइंस है। This is how people come to me for materialistic wealth, but after they get the materialistic wealth, they go to spiritual realms. They want to learn after that. And I always think that first you should learn, then you should serve, then you should earn. But
In our sciences, what is being taught, learn, then earn, then serve. कि पैसा होगा तभी सर्व कर पाओगे ना, तो अर्न कर लो. नहीं, दिस इज रॉन्ग. यहीं पे ये कॉन्सेप्ट की गड़बड़ है. तार उल्टे सीधे जोड़ दिए गए हैं और स्पार्क होता रहता है, लेकिन हम उसको बार बार जोड़ते रहते हैं. हमें वो तार पूरा हटाना है और सही जगह जोड़ना है ताकि पूरा प्रोसेस फ्लो हो. पहले लर्न करें फिर अर्न करेंगे. हाँ जी, राइट 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 राइट. तो वो आप क्या टिप्स देते हैं उनको लर्न करने के लिए? उनको लर्न करने की टिप तो बेसिकली सर ये है कि पहले आप उस चीज को सीखो, समझो कि क्या है. कि अगर एक छोटा सा बच्चा है, वो मिट्टी का आम खा रहा है, तो उसकी माँ कान पकड़ती है और वो आम हटाती है और असली आम उसके मुंह में दे देती है. उसके बाद वो मिट्टी का आम कभी नहीं खाएगा. तो पहले तो आपको एक्सपीरियंस होना जरूरी है. मैं बोल दूं ये कृष्ण हैं और ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन और साथ साथ बोला कि ये आपको ना शांति देते हैं, ज्ञान देते हैं, सौहार्द देते हैं, प्रेम देते हैं, सफलता देते हैं. लेकिन अगर वो चीज आपको मिल ही नहीं रही तो आप ये कहोगे सिर्फ एक पेंटिंग है, ये कृष्ण नहीं. तो पहले उस इंसान को जिस चीज के वो दर्द में है, अगर किसी का हाथ कट गया और मैं उसे बोलूंगा नहीं 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 नहीं, तू शरीर है, तू शरीर है नहीं है, तू आत्मा है, इस दर्द को सह ले, उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे जा, उसको सेप्टिक हो जाएगा. My first and foremost duty is to heal the pain. After while healing the pain, I'll teach him कि टाके भरे जाते हैं, टाके इस चीज से भरे जाते हैं, ये मैंने एंटीसेप्टिक क्रीम लगाई, ये मैंने पट्टी बांध दी, पट्टी बांधने से प्रैक्टिकल है या प्रैक्टिकल है. ठीक है, प्रैक्टिकल. हाँ जी, शायद फायदा होता है. हाँ जी, आपकी सलाह से लोगों को फायदा होता है. परफेक्ट होता है. हाँ जी, मतलब मैं कई बार खुद सरप्राइज हो जाता हूँ. जैसे मेरे पास एक स्किन एक्जिमा का केस आया. स्किन एक्जिमा बार बार होता रहता है आपको, यू नो, इट्स अ साइकिल. तो वो केस आया तो साईं बाबा, मतलब आई कनेक्ट विद डिफरेंट सोल्स. कैसे करता हूँ आज तक मुझे समझ में नहीं आया है. इट्स समथिंग, मे बी समथिंग कमिंग फ्रॉम माय पास्ट लाइफ साधनास. बिकॉज मेरे को पता है मेरा केतु 4th हाउस में, विच इज यू नो, और 10th हाउस में मेरा राहु है, विच मीन्स कर्म योग. जितना मैं मेहनत करूंगा उतना मेरे केतु और राहु एनहांसमेंट होता चला जाएगा. वो तो एस्ट्रोलॉजिकल एरिया है, वो तो नॉर्मल यू नो एस्ट्रोलॉजी की बातें हैं. लेकिन जब मैं उन लोगों को चीजें बताता हूँ और समझाता हूँ, और ये स्किन कैंसर का, एक्जिमा का जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था, तो मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया. अपने पूरे शरीर पे मैंने सॉल्ट लगाया और मैं नहा लिया. वो इंसान सो गया, सोते सोते हील हो गया. कुछ दिनों में उसकी पूरी स्किन उतरनी शुरू हो गई, नई स्किन आ गई, नाखून टूट गए, नए नाखून आ गए. अब इसको मैं चमत्कार ना कहूं तो क्या कहूं. ये हर साइंस को आपकी अप्रोच प्रैक्टिकल है. आप साइंटिफिकली उसे ट्रीट करते हैं. सपोज किसी के कट लग गया तो आप दवाई लगाएंगे, बैंडेड लगवाएंगे, पट्टी बांधेंगे. अभी आप कह रहे हैं कि अनसीन एनर्जी मिलती है, उससे मैं हील करता हूँ. यस. अभी क्या होता है कि देखो, उस इंसान को मुझसे सीखना नहीं है, उस इंसान को रिजल्ट चाहिए. उसने मुझे बोला कि मुझे स्किन प्रॉब्लम है पिछले 6 साल से और मैं हर डॉक्टर और हीलर को दिखा चुका हूं, आप क्या मुझे हील कर सकते हो. ही वाज टेस्टिंग की एनर्जी. अब वो अगर टेस्ट करेगा तो मैं उसे अगर ये बताने लगूंगा कि भैया तू ये सॉल्ट वाटर कर ले, तू ऐसे कर ले, वो नहीं करेगा. और सॉल्ट उसको लगाना भी नहीं चाहिए. अगर स्किन फट गई है तो उसमें सॉल्ट कैसे लगाएगा. सॉल्ट मैं लगा सकता हूँ क्योंकि एनर्जेटिकली मैं उससे कनेक्ट हो गया हूँ. और कनेक्शन के अलावा मैंने बहुत सारी उसको चीजें भी दी करने को. जैसे कि मेरे को पता चला कि उसकी राहु की महादशा चल रही है और वो सिगरेट पीता है. तो मैंने उसको बोला आप सिगरेट को, एक सिगरेट अलग से रख दो. बोला कोविड है, मैं दान तो कर नहीं सकता बाहर जाके. तो मैंने कहा आप एक बॉक्स बनाओ ग्रीन कलर का सुंदर सा, उसमें सिगरेट डालते जाओ. अभी उसने जयपुर से मेरे को इतनी सारी सिगरेट का पैकेट भेजा है कि आप प्लीज इसको दान कर. तो आई गेव द प्रैक्टिकल एक्सपोजर ताकि उसमें लगा रहे. मैंने बोला भाई तू हनुमान चालीसा पढ़ लिया कर ताकि इसको ओरा एनहांस हो जाए. ओरा एनहांस होगी तो मुझे एनर्जेटिकली कम काम करना पड़ेगा. तो वो चीजें मैंने उसको खेलने के लिए चीजें दी, पर बैकग्राउंड में गुरु या हीलर क्या कर रहा है वो कुछ. हमने तो देखो हमारी बहुत लोक कथाएं हैं कि जैसे राम पैदा हुए, यज्ञ हुआ, हवन से खीर आई, खीर को खिला दिया गया कौशल्या को, तो राम और लक्ष्मण हो गए. तो हम देश वाली चीजों के हैं. लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी में उसका क्रक समझना कि खीर क्या थी, खीर के अंदर चावल का क्या महत्व था, उस यज्ञ का क्या महत्व था, क्या वो यज्ञ सच में हुआ था या हमारे दिमाग में हुआ था. तो एवरीथिंग गोज इन हैंड इन हैंड. जैसे मैं आपको एक मानव, इसको आप साइंटिफिकली मानते हैं या
एक रेज मानते हैं जो ईश्वर के द्वारा आई? देखो, इसका ना बिल्कुल सीधा जवाब, जितना सीधा सवाल है उसका जवाब इतना सिंपल नहीं है। साइंटिफिक हर चीज है, इंसान का पैदा होने से लेकर मरना तक साइंटिफिक है। ठीक है। लेकिन जो कौन सी ऐसी एनर्जी है कि मैं यही का यही शरीर एक चीज निकलने के बाद किसी काम का नहीं बचता। तो साइंस है हर चीज में, लेकिन उसके पीछे एक अननोन अनरियल फैक्ट्स हैं जिसको हम बोलते हैं इमेजिनरी वर्ल्ड। अब हम ब्रह्मा विष्णु महेश की बात करते हैं, साइंस है। आप रात को सोते हो तो आप ब्रह्मा हो क्योंकि आप अपने ड्रीम लैंड को बनाते हो। आप विष्णु हो, 4 घंटे सो के उसका पालन भी करते हो। और आप महेश हो, आंख खोलकर उस ड्रीम लैंड को ध्वस्त करते हो। तो ये देखो, साइंस भी है, प्रैक्टिकल भी है, लेकिन उसके पीछे स्पिरिचुअल वर्जन भी है। तो इट्स जस्ट दैट, आगे कुछ दिख रहा है लेकिन पीछे दिल तो धड़क रहा है ना यहाँ, जिससे बॉडी में सर्कुलेशन हो रहा है। तो दिस इज हाउ। नहीं तो कहीं ये हमारा मिथ तो नहीं है जो हम जानते हैं, कहीं इसके अलावा भी बहुत कुछ हो? हाँ जी, बहुत कुछ है। अब जैसे मैं सुशांत सिंह राजपूत का केस जैसे मैं कर रहा था, आई वुड नॉट लाइक टू कोट द नेम्स, बट यस, ये बाय डिफॉल्ट आया, मैं आपको बताता हूँ। सुशांत का ये था कि 4 दिन पहले मैंने बोलना शुरू कर दिया था कि पापा ही इज गोइंग। आई ट्राई टू गेट इन टच विद द मैनेजर, बट मैनेजर ऑलरेडी कमिटेड सुसाइड। बोलना शुरू कर दिया था आपने? प्रेडिक्शन दे दिया था 4 दिन पहले? मैंने दिया था, मैंने प्रिडिक्शन ये दिया था, सुशांत का नहीं दिया था। मैंने प्रिडिक्शन ये दिया था कि बॉलीवुड में कोई बहुत बड़े स्टार्स जाने वाले हैं। और ये प्रोसेस शुरू हुआ इमरान खान से, इरफान खान से, देन ऋषि कपूर से, देन सुशांत सिंह राजपूत से, देन सरोज खान से, और अब अमिताभ बच्चन भी कोविड की चपेट में है। तो ये बात मैंने किया, आपके अंदर कोई एक इंस्टीट्यूशन आई है? किस तरह से किया आपने ये? इस तरह से किया, ये जो मेरे कार्ड्स हैं मैं हर रोज निकालता हूँ और हर रोज न्यूमरोलॉजिकल एंगल्स चेक करता हूँ कि आज क्या नंबर पे। आज जो नंबर प्रेवलेंट है सर, केतु का नंबर है। केतु का नंबर होता है आपकी विजडम का, पुराने जन्मों का। और मैं ये बात 100% श्योरिटी से कह सकता हूँ कि आपका और मेरा कॉन्वर्सेशन इस जन्म का नहीं है। ये रिश्ता इस जन्म का लगता है पर ये इस जन्म का है नहीं। इट इज कमिंग फ्रॉम सम अदर पास्ट लाइफ टाइम्स। और इसको प्रूव करने के लिए आई टेक दिस कार्ड। ये कार्ड जो बताता है, कार्ड बताता है कॉस्मिक गेटवे। ये क्या बोल रहा है? योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, मिराकुलस चेंजेस आर अकरिंग। ऑब्वियसली we are talking about when you will go to other people and when they see it, because it's your channel and people, a lot of people are connected to you, be it from different fraternities and from Padma Shri people, Bollywood people, politicians and normal people also. Okay? और मैं हमेशा ये चीज पे विश्वास रखता हूँ कि हर इंसान नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, लेकिन उसके कर्म अगर वो उतनी ही शिद्दत के साथ करता है तो वो अच्छा स्टार होगा, अच्छा पॉलिटिशियन होगा। उसके अच्छे काम की वजह से उसे पद्मश्री, पद्म विभूषण, हर तरह की मानद उपाधियों से सम्मानित होगा। लेकिन उसका मेन काम है सेटिस्फेक्शन की तरफ यात्रा। अगर वो सेटिस्फाई है अपने काम में तो सब जगह चमकेगा। उसको कहीं पे भी लाके खड़ा कर दो, लालटेन चमकेगी, गुलाब का फूल उसी तरह प्रफुल्लित होगा। अगर उसको मैं प्रेसिडेंट के वहां पे लगाऊं या आपके यहाँ पे लगाऊं या मेरे यहाँ पे लगाऊं, गुलाब का फूल मुझे गुलाब की ही सुगंध देगा। तो अरविंद जी, एक सवाल मन में आता है, मैं जानना चाहूंगा कि जो होना होता है वही होता है या आदमी की किए होता है? नहीं, देखो, अगर ऐसा होता तो हम लोगों को बिना दिमाग का जीव बना के भेजा जाता। हम लोगों के अंदर दिमाग है। अभी एग्जाम्पल दिया रामचरितमानस का, ओके। तो रामचरितमानस में पहले से ही तुलसीदास जी ने कई बार कहा है कि ये होना था पहले ही। उनको राम जी को वनवास होना था, कई को ऐसा बोलना था, उनकी बुद्धि भ्रमित करनी थी, रावण को मरना था। ये सारा पहले से प्रेडिक्टेड है। तो फिर इसको आप कैसे कह सकते हैं कि उनके कर्मों के द्वारा हुआ? ये तो पहले से ही उनके भविष्य भाग्य में लिखा हुआ था ऐसा होना है। वो जो किंवदंतियां हैं जो बनाई गई है, देखो रामायण को किसी ने खुली आंखों से नहीं देखा है। और दूसरा चीज ये है, तो नहीं कर सकते ना, आप डिनाई नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं डिनाई कर सकते, क्योंकि जो अगर हमारे धर्म ग्रंथों में कुछ लिखा है तो वो सच ही होगा, तभी लिखा है। और उसको प्रैक्टिकली लोग देखते भी हैं। तुलसीदास ने उसको खुली आंखों से देखा। तो द थिंग इज दिस, वो जिनका हम एग्जाम्पल ले रहे हैं वो लोग इस लेवल पे हैं। वो लोग ये सब कुछ इस वजह से कर रहे थे ताकि हमको कर्मों का विधान समझ में आए। हमको देखो, मैंने आपको शुरू में क्या बोला था, बच्ची को जब फोटो दिखाई जाती है ना,
और उसको जब कहानी सुनाई जाती है तो उसके अंदर वो पैठ हो जाती है उस नॉलेज की। तो जो कहानी हमें सुनाई जाती है राम कृष्ण की, जैसे ये राम है, अगर ये सीता है, तो इनकी जो हमें कहानी सुनाई गई, साथ में एक रावण है जो तीर लेके खड़ा हुआ है, राम उसका वध करने जा रहे हैं और कई ऐसे बोल रही है, तो उसमें देखो कि आप 9 ग्रहों का एक मिश्रण है, हर ग्रह है उसमें। राम अगर राजा है तो सीता चंद्रमा है, राम अगर सूर्य है तो सीता चंद्रमा है, गुरु अगर वशिष्ठ है तो उसके साथ साथ रावण को आप शनि भी बोल सकते हैं और रावण को राहु। मेरा सवाल ट्विस्ट हो रहा है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मैंने प्रूफ किया है कि जो कुछ होना था वो पहले से निहित था, वो होना था, वो उसी के अनुसार कर्म करते चले गए वो सारे पात्र उसमें। तो क्या हमारे जीवन में भी ये मैच करता है, या वो उसको हम अलग माने, अपने जीवन को अलग माने? नहीं नहीं, हमारे जीवन को अलग नहीं मान सकते, लेकिन उस जैसा भी नहीं मान सकते। थिंग इज दिस कि जो वो लोग हैं वो एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए आए थे, उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया और साथ में ये भी बताया कि जो है वही होगा, लेकिन फ्री विल भी तो थी ना। रावण को बार बार श्री राम ने ये बात के मौके दिए कि तू माफी मांग ले, तू गलती को एक्सेप्ट कर ले, अगर तू मान जाएगा तो हम छोड़ देंगे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। फ्री विल रावण के पास भी थी, अगर हम ध्यान दें तो केकई के पास भी फ्री विल थी, उसने नहीं उपयोग किया। दशरथ के पास भी फ्री विल थी, नहीं उपयोग किया। तो यहाँ एक एग्जाम्पल है कि देखो, रामायण का अंत रावण का वध नहीं है, रामायण का सीता का धरती में समाना नहीं है। रामायण का बेसिकली सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ये है कि हर जगह एक फ्री विल अवेलेबल है, राक्षसों के पास भी, मनुष्यों के पास भी। पर अगर हम ये सोच के बैठ जाएं कि कुछ नहीं हो, कि फ्री विल नहीं। एक सवाल बीच में मैं आपको रोक रहा हूँ कि जो आपने कहा फ्री विल है, ओके, तो ये फ्री विल के भी हम स्वयं जिम्मेदार हैं, या उसको भी कोई गवर्न ऊपर से कोई कर रहा है? करता है। द थिंग इज दिस, फ्री विल हमारी कहां तक अवेलेबल है? फ्री विल एक तो सिर्फ हमारे से रिलेटेड हो, एक ग्रुप से रिलेटेड, जो हम जिस परिवार में हम रहते हैं या जो एक्सटेंडेड फैमिली है, वो ग्रुप सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। अभी जो कोविड चल रहा है ये ग्रुप सोल्स का एग्जाम्पल है, बहुत बड़ी सोल का। कोविड में ये है कि आप कैसे भी सोल हो, आप हाई वाली स्थिति में हो, लो स्थिति में हो, मीडियम स्थिति में हो, सबको कोविड इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि ये ग्रुप कर्मास हैं। उसके अलावा कुछ इंडिविजुअल कर्मा कि कोविड किस किस को हो रहा है, उसके बाद फिर इंडिविजुअल स्पेसिफिक कर्मास है कि कोविड से हील कौन होता है, कोविड से जाता कौन। तो फ्री सबके पास है। अगर आप खुले में सांड की तरह घूमोगे और कहोगे मेरे को सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करनी, मास्क नहीं लगाना और मैं हर किसी को छूऊंगा, तो आप अपनी फ्री विल का दुरुपयोग कर रहे हो। वही रावण के साथ उन्होंने दुरुपयोग किया अपनी फ्री विल का। तो रेजोनेंस तो हर जगह है, फ्री विल है आपके पास, एग्जाम्पल्स आपके पास भरपूर हैं। तो फ्री विल के बारे में दो चीजें हुई, एक हुआ इंडिविजुअल एंड स्पेसिफिक फ्री विल, एक हुआ ग्रुप फ्री विल, जहां पे ग्रुप सोल्स को आप अफेक्ट करते हैं। बहुत अच्छी बात। आगे जैसे इस समय जो कोरोना वायरस का माहौल चल रहा है, तो इसके बारे में आपका कोई प्रेडिक्शन है? सर, सितंबर 19 को सब खत्म हो जाएगा, कोरोना नहीं रहेगा। सितंबर 3 के आसपास, मींस अगस्त 15 से लेके सितंबर 3 के बीच में जो ये बोला जा रहा है मेडिसिन नहीं आएगी, नहीं आएगी, मेडिसिन विल डेफिनेटली कम। और हम ये सिनेरियो जरूर देखेंगे कि पोलियो की तरह सब लोगों को मेडिसिन दी जा रही है इंजेक्शन के द्वारा, या फिर ड्रॉप्स हैं जो। एस्ट्रोलॉजी के सिद्धांत पर बोल रहे हैं या साइंटिफिकली मेडिसिन वैक्सीन के आधार पर बोल रहे हैं? एस्ट्रोलॉजी के सिद्धांत पे बोल रहा हूँ। ये जो प्रॉब्लम आई थी ये षडाष्टक योग की वजह से आई थी। राहु का शनि से षडाष्टक योग बना था, गुरु का केतु से षडाष्टक योग बना था। षडाष्टक योग मतलब व्हेन ऑल द प्लैनेट्स कम टुगेदर इन वन हाउस। कैप्रिकॉर्न में ये सब थे, और अब गुरु वापस हट गए हैं 30 जून को, तो षडाष्टक योग ब्रेक हुआ है। नरेंद्र मोदी ने 8 जून को इस वजह से खोला क्योंकि 5 जून को केतु का राहु का षडाष्टक योग टूटा था शनि से। राहु 90% कम हो गए थे इफेक्ट में। हम देख रहे हैं लोग हील होना शुरू हो गए हैं। 75 to 80% रिकवरी रेट हो गई है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग मानने लगे हैं, लोग मास्क का उपयोग करते हैं, हाथों को सैनिटाइज करते हैं। पर देखो कितनी बड़ी व्यथा है कि भगवान को हाथ लगाने से पहले आप अल्कोहल से हाथ धोते हैं, फिर पवित्रता करते हैं भगवान की मूर्ति का। गंगा जल की बजाय। या इससे बड़ा शनि न्याय के देवता है, मतलब आप न्याय की पराकाष्ठा है ये। और सर आप आने वाले समय में ये देखोगे जो अर्श पर थे वो फर्श पर आएंगे,
और जो फर्श पर थे वो अर्श पर जाएंगे। बड़ी बड़ी मॉल्स बंद हो गई, छोटी छोटी परचून की दुकानें खुली और उन लोगों ने कमाया। जिन लोगों को कोई नहीं पूछता था वो फेरी वाले घर घर जाके अन्नदाता बने। जिन पुलिस वालों ने कभी काम नहीं किया था उन्होंने इतना अच्छा काम किया कि वो जीवन दाता हो गए। ये सब चीजें तो क्या इंडिकेट करती हैं? इट इंडिकेट्स दैट आपकी जो इट इंडिकेट्स ग्रुप प्रेयर्स, कि ग्रुप प्रेयर्स एंड सद्भावना कितनी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, जहां लोग एक दूसरे को देख के राजी नहीं थे वहां एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, गले मिलना चाहते हैं, साथ में घूमना चाहते हैं। कितना बड़ा चमत्कार है ये। इनसे इससे बड़ा चमत्कार हो नहीं सकता। और अगर जाना है ना तो इतनी धीरे से ही जाओ। कोविड से लोग तड़प के नहीं मरे हैं, वो गए हैं आईसीयू में, उनको सांस नहीं आया और वो चले गए, नेचुरल डेथ। मैं हमेशा सोचता था कि शायद जब विध्वंस होगा, शिव जी की तीसरी आंख खुलेगी, तब पता नहीं क्या हो जाएगा। 5-5, 10-10, 15-15 लाख लोग चले गए, पता ही नहीं चला, चुटकियों में। इससे ज्यादा प्रॉब्लम तो 9 महीने पेट में रखने से हो जाती है माँ को, वो भी। मतलब कोविड ने ये सिखा दिया कि हम जिस चीज की वैल्यू नहीं कर रहे थे, आज उसके लिए हम तरस रहे हैं। हम लोगों से बात करने को तरस रहे हैं, अपने पड़ोसी की शक्ल देखने को तरसते हैं। ये वो समय है सर, मैं तो उस जमाने से हूँ जहाँ टेलीफोन होते थे, जहाँ दोपहर को फोन आता था, जहाँ महाभारत में सब बच्चे नीचे बैठ के देखते थे और जिनका टीवी होता था ऊपर बैठते थे। वो कहते शोर नहीं करना, और वो खाना खा रहे होते थे, किसी से पूछते नहीं थे। और जब हम बर्फ लेने के लिए हम फ्रिज वाले के यहाँ जाते थे, दोपहर को टेलीफोन आता था और वो बोलते देखो अपने रिश्तेदारों को कह दो दोपहर को फोन ना करो, हम सो रहे हैं, चाहे वो सो नहीं रहे थे। वो समय है जब रामायण महाभारत देखी जाती थी, जब बच्चे दादी नानियों से बात करते थे, जब वाइफ वेट करती थी कि हस्बैंड मेरे से बात करे। अभी हस्बैंड के पास भी टाइम है, वाइफ के पास टाइम है, पर बोलते पूरे विश्व एक साइकिल हो गई, रोटेट कर गई। साइकिल की तरह से रोटेट कर गई। व्हील ऑफ फॉर्चून। आप क्या सोचते हैं, अक्टूबर में मतलब विश्व या हिंदुस्तान पूरी तरह से कोरोना फ्री हो जाएगा? हाँ जी, जरूर हो जाएगा। विश्व कोरोना फ्री होगा, क्योंकि हिंदुस्तान तो सर, मैं हमेशा बोलता हूँ हिंदुस्तान फ्री है। अब इतनी बड़ी आबादी में आप इतना जबरदस्त कंट्रोल लेके आए हो कि हर गली तक एक प्रांत बन गए थे। एक गली तक से लोग बाहर नहीं निकल रहे, एक डिस्ट्रिक्ट से लोग बाहर नहीं निकल रहे, एक स्टेट से बाहर नहीं निकल रहे, एक स्टेट के आपस में बाउंड्रीज हो गई। इतना जबरदस्त क्या बोलते हैं उसको, आई थिंक कोलैबोरेशन इज द इंग्लिश वर्ड। इतना जबरदस्त जो रिदम था कि तू पकड़ मैं छोड़, तू पकड़ मैं छोड़ टाइप, वो चीज कोरोना ने ही दिखाई और ये प्रूव कर दिया कि हिंदुस्तान सच में धर्मगुरु है। देखो, हमसे ज्यादा साफ आप ये मानते हैं कि इंसानी कर्मों धर्मों का परिणाम मिला है आदमी को, कुदरत ने जो दिया है, हम लोगों की कमियों का परिणाम मिला है? नहीं, ये कमियों को तो हम बोल नहीं सकते। देखो, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो तो आपने बहुत सारी चीजों को पीछे भी छोड़ा। आप प्रकृति सेल्फ हीलिंग है। अगर हम बात करते हैं ना बच्चे की, बच्चा सेल्फ हीलिंग करता है, जल्दी जल्दी ठीक हो जाता है। प्रकृति भी सेल्फ हीलिंग में है। अब प्रकृति अगर 4D से 5D में जा रही है, मतलब हर बार हमारी डायमेंशंस चेंज होती हैं। तो अब की बार क्या हो रहा है, चांद उल्टा दिख रहा है लोगों को, बार बार ग्रहण हो रहे हैं, तो प्रकृति खुद को रेजुविनेट कर रही है। रेजुविनेशन के टाइम पे वो अपने खुद के बच्चों को सीड्स बना रही है। वो सीड्स दोबारा से उग के प्लांट्स बनेंगे, प्लांट्स दोबारा से प्रफुल्लित होके फ्लावर्स बनेंगे। लेकिन इस पूरी प्रोसेस में हलचल तो मचेगी। भूकंप भी आ रहे हैं बार बार, सुनामी आ रहे हैं बार बार, कोविड पर। ये मानना है कि ईश्वर ने अपने मंदिर के दरवाजे बंद करके ये शो कर दिया कि मंदिर में एंट्री अलाउड नहीं है, तुम लोग इतने गलत हो चुके हो कि मेरे मंदिर में आने की आवश्यकता नहीं है। आप इस बात के बारे में क्या कहेंगे? सर देखो, मैंने तो प्रैक्टिकल देखा था। मैं शिरडी में 22 फरवरी को गया था और मैंने उस समय प्रिडिक्शन करी थी, लोग सामान उठा उठा के यहाँ वहां जाएंगे और ये कोविड बहुत जबरदस्त तरीके से इंडिया में फैलेगा। तो उस समय तो शायद 20-30 केसेस थे। मैंने शिरडी में देखा है जब 17 मार्च को शिरडी के द्वार बंद हुए, 17 मार्च से लेके मैं 1 अप्रैल तक, रादर 29 मार्च तक रहा। 1 अप्रैल आई वाज इन ट्रांजिट from Maharashtra government approval to Delhi, where I traveled through different states, different approvals I was taking and conversating. But मैंने ये, बाबा ने मुझे, अब इसमें भी देखो मेरा स्पिरिचुअल एंगल आएगा। मुझे 16 मार्च को सपना आ गया था, बाबा की मूर्ति खंडित हुई थी सपने में, और उन्होंने बोला था 17 मार्च को मैं बंद कर रहा हूँ, और वो बंद हो गया। शिरडी को सर मैं
एक किताब लिखना चाहता था फकीर नाम की, वो मैं लिखूंगा। रादर मैं तब लिखना शुरू करूंगा जब शिरडी खुलेगा, शायद 25 जुलाई से खुल जाए या फिर अगस्त के स्टार्टिंग से, जैसा बाबा के साथ मेरा वो माइंड वार्तालाप चलता रहता है। 25th of July, that's what he told me, but now he is going into August. Let's see what happens. अभी इस द्वंद्व में मैं 17 मार्च को जब शिरडी की गलियों में था रात को, और 29 मार्च तक मुझे एक परिंदा तक नहीं दिखाई दिया। मेरे लिए ना ये बहुत अजीब बात थी कि शिरडी में चलो बाहर वाले लोग अलाउड नहीं थे, लेकिन जो इंटरनल लोग थे, जो वहां के खुद के लोग थे, जो बाबा पे इतना विश्वास करते हैं, वो लोग तक गलियों में नहीं थे। गलियों में सफाई नहीं थी, गलियां ऐसी वीरान पड़ी हुई थी। मुझे ये बात नहीं आई, या तो आप विश्वास रखो या बिल्कुल ही विश्वास मत करो। आप बीच की स्थिति क्या करते हो? मैं शिरडी की गलियों में घूमा, मैं इंदौर गया, मैंने IIM देखा, मैं महाकालेश्वर गया, पर चीज ये हुई, जहां जहां से मैं जाता चला गया वहां वहां कोविड आता चला गया। मैं शिरडी तो सरप्राइज, मैं 1 अप्रैल को दिल्ली में अपने घर पहुंचा फरीदाबाद, और 2 अप्रैल को जमात वाले लोग पकड़े गए, और उसके बाद जबरदस्त लॉकडाउन हुआ। अगर मैं उस पूरी प्रोसेस में वहां से ना आ पाता तो आज मैं शिरडी में ही होता शायद, या फिर जब खुला था तभी वापस आ पाता। तो पर मैंने बाबा को ये बोला 29 मार्च को कि बहुत ही हो गई, मुझे नहीं रहना है यहाँ पे, मैं कुत्तों से बात करूंगी। मतलब मैं कुत्ता वर्ड इज टू derogatory for the animals who are the best friends. मेरे को जो डॉग्स उन्होंने हर गली में साथ दिया। कुत्ते आप जानते हो तो उनकी एक गली होती है जहां पे वो रेंज बनाते हैं। एक कुत्ते ने अगर मेरा हाथ छोड़ा तो अगले कुत्ते ने मेरा हाथ पकड़ा। मैंने वो चमत्कार देखे हैं शिरडी में। और अगर बाबा को अगर पंचभूत के रूप में देखा है तो हाँ, मैंने देखा है। और मेरी जिंदगी में इतने परिवर्तन आए हैं। मैं जो बोलता हूँ कि साईं होलिस्टिक हीलिंग्स बाय एक चैनल, 3 साल से मैं कोई यदा कदा सर्वदा वीडियोस डाल रहा था। पता नहीं कहां से एक प्रेरणा आई कि अरविंद तू वीडियो डाल। अब आप मेरे चैनल को देखोगे, जब मैं लाइव जाता हूँ, बहुत सारे लोग, मेरे लिए तो 25 लोग लाइव में जुड़ना इज अ वेरी बिग थिंग, बट पीपल गो टू 250 एंड 350। इट गॉट मोनेटाइज। जो लोग 1 साल में मोनेटाइजेशन करते हैं, मेरा चैनल विद इन 1.5 मंथ मोनेटाइज हो गया। तो अगर मेरी जिंदगी में इतने चेंजेस आ सकते हैं, और मैं एक नॉर्मल इंसान हूं, तो हर किसी की जिंदगी में आ सकते हैं। आप रह के तो देखिए कभी शिरडी में। मैं हमेशा बोलता हूँ सर, मंदिर के दरवाजे बंद नहीं हुए, मंदिर तो हमारा शरीर है। अपने के दरवाजे हमने बंद किए। अभी भी मैं वृंदावन जब जाता हूं तो बाकी बिहारी के दरवाजे क्लोज है, लेकिन यमुना तो वही है, उसका नील तो वही है, वहां से गए हुए योगियों की तपोभूमि तो वही है। आप आइए तो कभी, सोचिए तो कभी। आप यमुना में भी श्याम रंग का फील कर सकते हैं, उनके श्याम शरीर का फीलिंग कर सकते हैं ना यमुना में भी। यमुना, देखो यमुना सर, मेरे हिसाब से यमुना ना फिजिकल यमुना नहीं है। यमुना की जो ओरा है, उसके पानी को जब आप देखते हो, या फिर उसके आसपास की छटा को देखते हो, उस पानी में अपना प्रतिबिंब देखते हो, और उस प्रतिबिंब पे जब हल्की सी वो पानी में लहरें बनती हैं और आप उसमें घूमते चले जाते हो, वही है रास। तो रास वृंदावन कोई फिजिकल जगह नहीं है, लेकिन हमको, मैंने आपको शुरू में बताया, मटेरियलिस्टिक वेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। आदमी अगर इस संसार में है और वो भूखा मर रहा है, तो उसको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि भगवान को प्रैक्टिकली देखने का, जब उसने हमें इतना सुंदर शरीर दिया, इतने सुंदर दांत दिए, आंखें दी, हाथ पैर दिए करने के लिए, सोचने के लिए, इतना ब्यूटीफुल माइंड दिया जिसको आज तक साइंटिस्ट नहीं समझ पाते हैं। तो ऐसे चरम वाले शरीर को अगर भगवान उतनी कृत्रिमता वाली मटेरियलिस्टिक वेल्थ से नवाजता है, तो फिर आ जाता है ओहो कुछ नहीं है अब इस संसार में, सब मिल गया, चलो चलो बनारस। बनारस कहाँ है? आपके घर में ही है। कहीं नहीं है बनारस। आप मास लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे, मतलब इंसानी जो नेचर है, व्यवहार है, धर्म है, इसके बारे में क्या प्रेडिक्ट करते हैं? मैनकाइंड आगे कुछ सुधार होगा, ये कलयुग बढ़ते ही जाएगा? सर 2023 बहुत ज्यादा डिटरमाइनिंग साल होगा, जिसमें इससे ज्यादा मृत्यु दर होगी जितनी अभी हो रही है। ट्रेलर है, ट्रेलर है, कोरोना ट्रेलर। कोरोना सिर्फ आपको ये बता रहा है तो सुधर जाओ, नहीं तो थप्पड़ खाओ। 2021 जो अगला साल होगा 21-22, दैट वुड बी सूदिंग ईयर, जिसमें बेसिक प्रॉब्लम चलेंगी। जैसे इंडो चाइना प्रॉब्लम है, ये बढ़ेगी, क्योंकि इंडो चाइना के साथ पाकिस्तान, नेपाल, भूटान
ये सारी चीजें क्लब हो जाएंगी। बट प्रॉब्लम इंडिया को होगी गृह युद्ध से। इंडिया को खतरा बाहर से नहीं है, अंदर से है। काम बाहर नहीं करना, काम अंदर करना है। और अगर ह्यूमन काइंड की बात करें तो सर यूरोप और ये अमेरिका युग वो आएगा कि हमारे देश भारत में आने से पहले हिंदी का पेपर होगा। आइल्स नहीं देंगे हम लोग, वो लोग हाइल्स देंगे। आई थिंक स्पिरिचुअलिज्म का पेपर उनको देना पड़ेगा, तब वो लोग इंडिया में आ पाएंगे। इंडिया बचेगा, जरूर बचेगा। चारों तरफ विनाश लीला होगी, आखिर में इंडिया में लीला होगी 2023 के अंत में, और उसमें लोग बचेंगे। और गृह युद्ध होगा, बाहर वाले लोग नहीं आक्रमण कर पाएंगे यहाँ पे, गृह युद्ध होगा। और बट मैनकाइंड इतनी अपलिफ्ट हो चुकी होगी कि आप सर वो टाइम भी देखेंगे जहां हमारा खुद का परिवार हमारे सामने जा रहा है, पर हम उस स्पिरिचुअल लेवल पे हैं कि अरे ये तो सोल है, हम तो इनके पास जा ही सकते हैं, अभी नहीं तो 4 साल बाद जाएंगे। जब वो स्थिति आ जाएगी तब होगा भारत धर्म गुरु की स्थिति में। क्योंकि पुराना समय देखो कि अगर दशरथ जा रहे हैं तो राम रो नहीं रहे हैं, ही इज अवेयर कि मैं सोल लेवल पे उनसे बात कर सकता हूँ। तो ये संभावना किस तरह से हो सकती है? ये संभावना मतलब लोगों की स्थिति ऐसे होगी, मतलब क्या संभावना के बारे में? हाँ, ये इस तरह की जो लोगों की आप बता रहे हैं नेचर बनेंगी, तो ये कैसे, कोई फियर से बनेंगी या कोई सेल्फ इंस्पिरेशन से बनेंगी? नहीं, ये सेल्फ रियलाइजेशन होगी। जब देखो कुछ नहीं फील होता आपको ऐश्वर्य, ये अटारियां, ये चारों तरफ की रोशनियां, आपको कुछ नहीं नजर आएंगी। जब आप नमनेस में चले जाओगे और उस समय अगर आप ज्ञान का पल्ला पकड़ लोगे तो उस जो चक्की है ना यूं जो चल रही है ये क्योंकि उसमें से आप इसमें से निकलोगे और ज्ञान दंडा आपको बचाएगा, मतलब गुरु का ज्ञान। अगर आप उसमें से निकल गए तो आप बच गए, अगर उसमें फंस गए तो आप फिर जन्म मृत्यु के उससे फंस के फिर इंडिया में आओगे। आएंगे तो सब। मैं पर्सनल आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपका क्या ड्रीम है अपने बारे में, आप क्या सोचते हैं, क्या बनना चाहते हैं, और क्या आप जो सोचते थे वो बन पाए? सर मैं एक्चुअली ना हर दिन को एक अपॉर्चुनिटी और एक नई लाइट के साथ जीता हूँ, और हर दिन जो फ्लो होता रहता है ना मैं उसको एनालाइज करके फ्लो करता हूँ। आजकल मेरा ना हर दिन एक मैजिक है। मैं बनना क्या चाहता हूँ, मैं एक पोजीशन ऑफ अथॉरिटी पे जरूर जाना चाहता हूँ, ताकि लोग, अगर मैं प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं तो एटलीस्ट वो मेरी बात को सुने, अगर नहीं सुने तो डंडे के जोर पे इंप्लीमेंट हो जाए। वो पोजीशन ऑफ अथॉरिटी अगर पॉलिटिक्स है तो वो सही, अगर वो आईएएस कैडर है तो वो सही, अगर एसडीएम कैडर है तो वो सही, अगर धर्मगुरु वाला कैडर, धर्मगुरु तो मैं बनना ही नहीं चाहता। पहुंचनी चाहिए लोगों तक, वॉइस पहुंचनी चाहिए लोगों तक, आपकी वॉइस लोगों तक पहुंचनी चाहिए। वो एक अपनी एक पोजीशन ऐसी। हाँ, आवाज लोगों के तक पहुंचे, कानों तक ना पहुंचे, यहाँ तक पहुंचे, इधर तक। और यहाँ तक बहुत सारे एंगल से पहुंचती है, अथॉरिटी से। सर मैं हमेशा सोचता हूँ कि हमारे ना 2 तरह के टीचर होते थे, एक तो डंडा मारते थे और एक बहुत नॉलेजेबल टीचर होते थे। पिन ड्रॉप साइलेंस दोनों के क्लासेस में होता था, लेकिन डंडे वाले का सोचते साले की घंटी कब बजेगी और ये कब जाएगा। लेकिन जो अच्छा टीचर होता है, घंटी क्यों बज गई। दोनों में स्थिति देखिए, परिस्थिति एक जैसी है, क्लास में दिखने में एक जैसा है, लेकिन लोगों की मनस्थिति बदली है। तो मैं मनस्थिति बदलने का ख्वाब रखता हूँ। उसमें अगर मैं एक पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में आता हूँ तो बहुत बढ़िया, नहीं आता हूँ तो मेरी मनस्थिति तो वैसे भी राजा की हो जाएगी, क्योंकि गुरु का तो पद भी हमारे शास्त्रों में भी सबसे ऊपर ही है। और अष्टावक्र 8 साल के थे और जनक कितने बड़े थे, है ना। राम उनके दामाद थे, सीता के पिता, उनको उन्होंने अष्टावक्र को गुरु मान लिया और अष्टावक्र ने चुटकी में काम किया। तो ये जो चुटकी है ना, ये चुटकी भी नहीं बजेगी, उससे पहले ही काम हो जाएगा। बहुत अच्छा, द स्पिरिचुअल। आपका मतलब बहुत धन्यवाद। आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? दर्शकों के लिए मैं यही कहना चाहूंगा सर, पहले तो मैं आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं और मैं आपके एफर्ट को बहुत धन्यवाद देता हूं। जो चीज मैं करना चाहता हूं आप ऑलरेडी वो चीज कर रहे हो। मतलब किस तरह से जेम्स तो अवेलेबल हैं हर जगह। देखो हेमा मालिनी जी को हमने मूवीज में देखा, या फिर प्रेम चोपड़ा को, या फिर जो पद्मश्री हैं, या मेदांता हॉस्पिटल का हम लोग नाम सुनते हैं, लेकिन जब इन लोगों का रियल क्रक्स दिखते हैं ना सर, यही बात बोलते हैं वो लोग जब हम डिस्कस कर रहे हैं कि सब क्षणिक है। एक हमने को प्रेरणा आई, एक मैंने प्रेरणा के ऊपर काम किया, मैं चल निकला, मैं चलता गया और काफिला बनता गया, लेकिन मैं स्व में स्थित रहा।
काफिले की तरफ नहीं देखा मैंने। मैं उतनी छाती चौड़ी करके शुरू में था और उससे ज्यादा छाती चौड़ी करके बाद में रहा, क्योंकि मैं अपने साथ रहा। बस यही है। और आप अपने साथ हो, उसी के साथ आप काफिला बनाते हो, लेकिन काफिले का हेड एक ही होता है यूनिटी ऑफ कमांड। तो वो यूनिटी ऑफ कमांड आप कर रहे हो, और मैं अपने दर्शकों को भी यही बोलना चाहूंगा, जिस दिन आप यूनिटी ऑफ कमांड और कमांड आपके मन से आनी शुरू हो जाएगी, उस दिन आपके चारों तरफ एक सौंदर्य बिखरेगा, और उसी को आप मैजिक कह देंगे, उसी को प्रभु कह देंगे, और उसी को अपना जीवन कह देंगे, या फिर यही लीला बोलते हैं। मतलब मन को मंदिर बनाना है, आपके हिसाब से मन को मंदिर बनाना है प्रत्येक व्यक्ति को। हाँ हाँ हाँ, अब हर एक व्यक्ति को अपना अपना शरीर ही मंदिर देखना है। हम मंदिर उन उन बाकी बिहारी के टेम्पल में नहीं है। वहां एक मूर्ति है जिसको भावना से हम लोग देखते हैं, और उस भावना से हम लोग हील हो जाते हैं। लेकिन हमारा अगर शरीर, देखो सर, हमारा शरीर शक्ति है, और हमारा जो मन है वो शिव है, और इस शक्ति का मिलन शिव से ही कुंडलिनी जागरण है। इसी को ईड़ा पिंगला, क्रिया योग, दिस योग, दैट योग। पर अगर आप स्व के योग में चले गए, कुछ मत करिए, सिर्फ अपने श्वासों पे ध्यान केंद्रित करिए, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। कोई ध्यान। हमारे चैनल के सवाल आपको पसंद आए? हाँ जी, बहुत बहुत पसंद आए। मतलब आप आपका एनालिटिकल रीजनिंग बहुत जबरदस्त है। आई हैव सीन योर प्रीवियस इंटरव्यूज आल्सो। आप सवाल बना के नहीं बैठते हो, कृत्रिम सवाल नहीं है ये, सिचुएशन बेस्ड आपकी क्यूरियोसिटी है जो सवालों के रूप में निकलती है। नेचुरल है, या क्यूरियोसिटी है जो भी सवाल है हमारे, और आपके जवाब तो उतने ही ज्यादा खूबसूरत और बढ़िया हैं जिससे हम पूरी तरह तृप्त हो पाए। थैंक यू सो मच सर। आई एम डिलाइटेड कि आपने मुझे इनवाइट किया, एंड आई एम रियली वेरी सॉरी, पहले कुछ ना कुछ चल रहा था, आई कुड नॉट फाइंड टाइम टू टॉक टू यू, बट आई एम रियली ऑब्लाइज्ड एंड डिलाइटेड कि आपने मुझे समय दिया और मुझे ये स्पेशल फील करवाया। आई एम फीलिंग वेरी स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड टू बी विद यू। थैंक यू सो मच। ओके, नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद।